हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 18। काशी अंजलि के साथ नीचे चली आई। चलते हुए उसने 2 बार पलटकर देखा, लेकिन उससे टकराने वाला लड़का उसे दोबारा दिखाई नहीं दिया। काशी का मन बेचैन हो उठा। उसने दोने में दीपक रखा, फूलों से उसे सजाया और दीपक जलाकर घाट के पानी में बहा दिया। महादेव की आरती शुरू हो गई। काशी और अंजलि ने अपने अपने हाथ जोड़े और आंखें मूंद ली। आंखें मूंदे हाथ जोड़े काशी अभी भी उस अनजान शख्स के बारे में सोच रही थी। आखिर कौन था वो, जिसे देखते ही काशी का मन बेचैन हो उठा। उससे पहली बार मिलने के बाद भी काशी को ऐसा क्यों लग रहा था जैसे कोई अनजाना रिश्ता हो उससे। काशी अपने ही सवालों में उलझने लगी तो उसने गहरी सांस ली और फिर अपना ध्यान महादेव में लगा लिया। मन ही मन काशी महादेव से कहने लगी, हमारी किस्मत में आपने क्या लिखा है ये तो हम नहीं जानते। बस आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे माँ पापा को हमेशा खुश रखना, उन्हें सबका प्यार और साथ मिले, बस यही चाहते हैं हम। अरे कितनी शिकायतें करोगी अपने महादेव से? अंजलि ने आंखें खोलकर काशी को कोहनी मारते हुए कहा। तुमसे किसने कहा कि हम शिकायत कर रहे हैं? काशी ने अंजलि को थोड़ा सा घूरते हुए कहा। तुम्हारे चेहरे की बेचैनी बता रही है काशी, कुछ तो पकड़ा है तुम्हारे दिमाग में। कहीं तुम उस चौक वाले लड़के के बारे में तो नहीं सोच रही? अरे उसकी टेंशन मत लो, घर जाते ही हम वंश भैया को कहेंगे, देखना 2 मिनट में अक्ल ठिकाने लगा देंगे उस लड़के की। अंजलि ने काशी के साथ चलते हुए कहा। नहीं नहीं अंजलि, घर में किसी को इस बारे में मत बताना, काशी ने थोड़ा घबरा कर कहा। क्यों, तुम डर रही हो क्या कहीं बड़े मामा जी को इस बारे में पता चला और वो हमें बाहर आने से मना कर देंगे? अंजलि ने कहा। जी नहीं, हम इस बात से डर रहे हैं कि कहीं वंश भैया और मुन्ना भैया को पता चला तो उस लड़के की पता नहीं क्या हालत करेंगे वो दोनों, इसलिए कह रहे हैं कि घर में किसी से कुछ मत कहना, काशी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। समझ गए। अब? अंजलि ने कहा। अब क्या, ऊपर महादेव के मंदिर में चलकर दर्शन करते हैं, उसके बाद घर चलेंगे, काशी ने सीढ़ियां चढ़ते हुए कहा। दोनों ऊपर मंदिर में चली आई, महादेव के दर्शन किए और घाट से बाहर निकल गई। बाहर आकर उन्होंने एक रिक्शा रुकवाया और दोनों उसमें आ बैठी। कहाँ जाओगी बिटिया? रिक्शा वाले ने रिक्शा आगे बढ़ाते हुए कहा। वो जो गुप्ता मिष्ठान भंडार वाले हैं ना, वहां जाएंगे चाचा, काशी ने कहा। गुप्ता मिष्ठान भंडार? तुम उस शिवम की बिटिया हो ना? रिक्शा वाले ने रिक्शा रोककर पलटते हुए कहा। जी चाचा, हमारा नाम काशी है, काशी ने मुस्कुराकर कहा। वह बहुत खुश हुई कि बनारस के लोग उसे उसके पापा शिवम के नाम से जानते हैं। अरे बिटिया, शिवम बाबू इतने बड़े आदमी हैं, उनकी बिटिया होकर जे रिक्शा में काहे घूम रही हो तुम? रिक्शा वाले ने कहा। क्यों चाचा, क्यों नहीं जा सकते? बनारस हम सबका शहर है और यहाँ के लोग भी हमारे अपने हैं, तो फिर छोटा बड़ा ऊंच नीच क्या? आप चलिए, हम तो आपके रिक्शा में ही जाएंगे, काशी ने कहा तो रिक्शा वाला मुस्कुरा उठा और कहा। बिल्कुल अपने पापा पर गई हो बिटिया, महादेव तुम्हें खुश रखे। रिक्शा आगे बढ़ गया। अंजलि से बात करते हुए काशी राजन और उस अनजान शख्स की हुई मुलाकात को भूल गई और उसके साथ हंसने मुस्कुराने लगी। अंजलि भी काशी के आने से बहुत खुश थी। इस बार उसकी दिवाली बहुत अच्छी जो होने वाली थी। घाट से बाहर निकलकर वह लड़का बाहर आया जो काशी से टकराया था। उसने सरसरी नजरों से देखा तो उसे कुछ ही दूर गली में जाते हुए वह आदमी दिखाई दिया जिसका वह पीछा कर रहा था। लड़का तेज कदमों से चलते हुए उस गली की तरफ मुड़ गया। उसे देखकर आदमी जैसे ही भागने को हुआ, लड़के ने भागकर उसे पकड़ लिया और 2-3 घूंसे दे मारे। आदमी नीचे जमीन पर जा गिरा। उसके नाक से मुंह से खून बहने लगा। लड़के ने अपनी पीठ दीवार से लगाई और जेब से सिगरेट निकालकर मुंह में रखकर जलाने लगा।
तीली की रोशनी में उसका चेहरा नीचे गिरे आदमी को साफ दिखाई दे रहा था। आदमी ने मरी हुई आवाज में कहा, ए शक्ति, माफ कर दे मुझसे गलती हो गई, माफ कर देना प्लीज। कागज कहाँ है? शक्ति ने सिगरेट के कश लगाते हुए कहा। आदमी ने अपनी शर्ट में छुपाए कुछ मुड़े तुड़े कागज निकालकर शक्ति की ओर बढ़ा दिए। शक्ति ने कागज अपने शर्ट के अंदर डाले और सिगरेट फेंककर वहां से निकल गया। गली से बाहर निकलकर उसने किसी को फोन किया और कुछ देर बाद ही एक गाड़ी आकर वहां रुकी। शक्ति ने वो कागज निकालकर गाड़ी में बैठे शख्स को थमा दिए और वहां से वापस घाट की तरफ बढ़ गया। घाट पर भीड़ अब छटने लगी थी। शक्ति खाली सी जगह देखकर आगे बढ़ गया। वह घाट की सीढ़ियों पर आया। आसपास कोई नहीं था। शक्ति आकर वहीं लेट गया, अपने हाथों को सर के नीचे लगा लिया। उसकी आंखों में एक खालीपन पसरा हुआ था। वह आसमान में चमकते उन सितारों को एकटक देखने लगा। ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन शक्ति को ठंड का एहसास तक नहीं हुआ। आसमान को देखते हुए उसे अचानक उस लड़की का ख्याल आया जो उससे घाट पर टकराई थी। दियों से जगमगाती उसकी आंखें, गुलाब से नाजुक उसके होंठ, चेहरे पर झूलती बालों की लटें, ललाट पर लगी काली बिंदी, आंखों में लगा काजल और पतली गर्दन। शक्ति एकदम से उठकर बैठ गया और खुद से कहने लगा, कौन थी वो लड़की और हम उसके बारे में काहे सोच रहे हैं? क्या बात है शक्ति, अकेले में किससे बातें कर रहे हो? मंदिर के पुजारी ने वहां से गुजरते हुए कहा। हर हर महादेव पंडित जी, शक्ति ने कहा। हर हर महादेव शक्ति, दुनिया इधर की उधर हो जाए पर तुम घाट आना नहीं छोड़ोगे, पुजारी ने कहा। दिन भर जो पाप करते हैं उनका प्रायश्चित करने चले आते हैं पंडित जी, शक्ति ने घाट के पानी को निहारते हुए कहा। महादेव तुम्हारा भला करे, कहते हुए पुजारी वहां से चले गए। शक्ति एक बार फिर अपने हाथों को सर से लगाकर सीढ़ियों पर लेट जाता है, लेकिन काशी का ख्याल उसे बार बार परेशान करता है। पिछले कई सालों से शक्ति बनारस में है, लेकिन आज से पहले ऐसा उसके साथ कभी नहीं हुआ। वह अपनी सोच में डूबा हुआ था कि तभी एक लड़के ने आकर कहा, शक्ति, मालिक ने तुम्हें बुलाया है, तुम चलो हम आते हैं। शक्ति ने कहा और फिर कुछ देर बाद वापस चला गया। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसका मन किया कि एक बार पलटकर देखे, क्या पता वो लड़की फिर दिख जाए। शक्ति ने पलटकर देखा, लेकिन दूर दूर तक सिवाय पानी के और कुछ नहीं था। उसे लेने जो लड़का आया था वह कब से बाइक स्टार्ट करके खड़ा था। शक्ति आकर उसके पीछे बैठ गया और दोनों वहां से निकल गए। सारिका बाहर बरामदे में ही काशी और अंजलि का इंतजार करते हुए यहां से वहां चक्कर लगा रही थी। वहीं सीढ़ियों पर बैठे वंश अपना फोन चलाने में बिजी था। जब उसने सारिका को परेशान देखा तो कहा, क्या हुआ माँ, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? आ जाएगी काशी। काशी और अंजलि दोनों घर पहुंची। उन्हें देखकर सारिका की जान में जान आई। काशी और अंजलि सारिका के पास आए और काशी ने कहा, क्या बात है माँ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? माँ को फिक्र हो रही थी तुम्हारी, जैसे तुम कोई छोटी बच्ची हो, वंश ने कहा। वंश भैया आप चुप रहिए, बताइए ना माँ क्या हुआ? काशी ने सारिका की चिंता जताते हुए कहा। कुछ नहीं बेटा, वो तुम दोनों ने आने में इतनी देर लगा दी इसलिए। जाओ अंदर जाओ, कहते हुए सारिका काशी और अंजलि के साथ अंदर चली आई। तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, फिर हम खाना लगा देते हैं, सारिका ने कहा। माँ पापा आ गए? काशी ने वॉश बेसिन में हाथ धोते हुए कहा। वे थोड़ी देर से आएंगे, सारिका ने कहा। पर हमें भूख नहीं है माँ, हमने और अंजलि ने साथ ही कुछ ज्यादा ही गोलगप्पे खा लिए, काशी ने मासूम से शक्ल बनाकर कहा। तो क्या हुआ काशी? अरे तुम्हारी उम्र में 50 गोलगप्पे खाकर भी 4-4 रोटी खा जाते थे हम, पास बैठी आई ने कहा। तभी इतनी भरी भरी लगती हो आप, है ना आई?
वंश ने आकर आई के सामने बैठते हुए कहा, बेटवा सुधर जाओ, अपनी दादी को ई उम्र में छेड़ते हो, शर्म नहीं आती? आई ने कहा, अरे मैं कहाँ छेड़ रहा हूं, मैं तो बाबा के मन की बात कह रहा हूं, है ना बाबा? वंश ने शरारत से आई को देखते हुए कहा। आई और बाबा दोनों ही उसकी बातों से हंसने लगे और फिर बाबा ने कहा, ए, हमारी घरवाली को कोई नहीं छेड़ेगा। सारिका ने उन सब की बातें सुनी तो मुस्कुराने लगी और फिर सबको साथ आकर खाना खाने को कहा। काशी और अंजलि ने मुश्किल से एक एक रोटी खाई होगी। वंश ने खाना खाया और सीधा अपने कमरे में चला आया। कमरे में आकर उसने अपना फोन बेड पर फेंका और जैसे ही अंगड़ाई ली, उसकी नज़र सामने पड़े अपने लैपटॉप पर चली गई। उसे याद आया कि उसने गौरी को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। वह बिस्तर पर आया और पेट के बल लेटकर लैपटॉप ऑन किया। उसने फेसबुक ओपन किया और देखा तो थोड़ी हैरानी हुई। गौरी ने अभी तक उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की थी। वंश का कॉन्फिडेंस एकदम से नीचे गिर गया। उसे लगता था कोई भी लड़की उसे ना नहीं कह सकती। हालांकि इसमें कोई शक भी नहीं था, लेकिन गौरी ने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट तक एक्सेप्ट नहीं की थी। वंश ने जैसे ही लैपटॉप बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने देखा गौरी ऑनलाइन है। वंश ने एक बार फिर उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, लेकिन अगले ही पल गौरी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। अब तो वंश का ईगो हर्ट हो चुका था। कॉलेज में गौरी उससे इतने अच्छे से मिली थी और यहाँ उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट तक एक्सेप्ट नहीं हुई। इतना एटीट्यूड! मिस गौरी शर्मा, तुम शायद जानती नहीं हो, एटीट्यूड के मामले में वंश गुप्ता तुमसे 2 कदम आगे है। कहते हुए वंश ने गौरी को सामने से ब्लॉक कर दिया और फिर लैपटॉप बंद करके साइड टेबल पर रख दिया। खाना खाने के बाद काशी आई बाबा के कमरे में चली आई और उनसे बातें करने लगी। बाबा के लिए काशी कोई आध्यात्मिक किताब लेकर आई थी और आई के लिए एक बहुत ही सुंदर साड़ी। आई ने देखा तो खुश हो गई। देर रात शिवम घर आया। सारिका ने देखा तो शिवम के पास आई और उसके हाथ से बैग लेते हुए कहा, आज आने में बड़ी देर कर दिया आपने। हाँ सरू, वो किसी ने जरूरी काम में उलझाए रखा था। काशी सो गई? शिवम ने अंदर आते हुए पूछा। नहीं, आपकी राह देख रही है, कह रही थी कि उसे आपसे बातें करनी है। सारिका ने जग से ग्लास में पानी डालते हुए कहा और फिर ग्लास शिवम को दे दिया। शिवम ने पानी पिया और कहा, अच्छा, कहाँ है वो? आई बाबा के कमरे में है, हम बुला देते हैं। सारिका ने कहा, आप परेशान मत होइए, हम वहीं जाकर मिल लेते हैं। शिवम ने कहा और आई बाबा के कमरे में चला आया। दरवाजे पर खड़े शिवम ने काशी को देखा, जो कि आई बाबा के साथ बैठकर किसी बात पर खिलखिला रही थी। शिवम अंदर आया और कहा, काशी, अभी तक सोई नहीं आप? पापा, हम आपसे नाराज हैं। काशी ने शिवम से मुंह फेरते हुए कहा। भला क्यों? हमसे क्या गलती हुई? शिवम ने काशी के सामने बैठते हुए कहा। देखिए ना बाबा, जब देखो तब पापा बस काम में बिजी रहते हैं। फैमिली के लिए तो इनके पास टाइम भी नहीं है। अब फैमिली के लिए थोड़ा टाइम तो निकालना चाहिए ना। काशी ने शिकायती लहजे में कहा। बिटिया, 3 दिन बाद दिवाली है। गोदाम पर काम करने वालों का भी ध्यान रखना पड़ता है ना। उन्हें उनकी तनख्वाह और तोहफे देने में थोड़ी सी देर हो गई, लेकिन कल से 3 दिन के लिए हम आपके साथ रहेंगे, फैमिली को टाइम देंगे। शिवम ने कहा। पक्का? काशी ने कहा। हाँ पक्का, बस आप हमसे नाराज मत होइए। शिवम ने कहा तो काशी ने मुस्कुराते हुए कहा, पर हम तो आपसे नाराज हैं ही नहीं। शिवम ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा। वहां बैठे आई बाबा और अंजलि सब मुस्कुराते हुए शिवम को देख रहे थे। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 18। इसका अगला भाग आप जल्दी ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शक्ति और काशी की पहली मुलाकात क्या रंग लाएगी? आखिर गौरी ने क्यों नहीं की हमारे बेचारे वंश की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट? क्या वंश गौरी को भूल पाएगा? आखिर कौन है शक्ति का मालिक और आखिर कौन है ये शक्ति?
जानने के लिए सुनते रहें मैं तेरी हीर। हर हर महादेव।